ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, अब इसको टिफ पढ़ते हैं कि टीएफ पढ़ते हैं पता नहीं। लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में अंदर जाने से पहले मैं आपको सिंपल एक सिचुएशन बताता हूँ। किसी भी कंट्री के अंदर में जो इकोनॉमी होता है कंट्री का, उसको मेनली आप कुछ पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में या कुछ सेक्टर्स में बांट सकते हैं। जैसे सपोज करो स्टील सेक्टर हो गया या स्टील इंडस्ट्री कह लो, या सपोज करो कि ऑयल सेक्टर हो गया या ऑयल इंडस्ट्री कह लो, या सपोज करो कि कोल सेक्टर हो गया कोल इंडस्ट्री कह लो। ऐसे कर करके बहुत सारा इंडस्ट्री होता है एक किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के अंदर। ये वाला बात कंफर्टेबली समझ पाते हो? यस और हाँ सर। हाँ सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, थोड़ा सोच के बताना कि कोई भी एक इंडस्ट्री, कोई भी एक सेक्टर जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है, सपोज करूँ कि स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, वो स्टील प्रोड्यूस करता है, तो वो अपना सारा का सारा जो स्टील है क्या वो उसको बेच देता है कि थोड़ा बहुत स्टील खुद भी कंज्यूम करता है? कंज्यूम करते हैं। खुद भी कंज्यूम करता है। ठीक है, मान लो कि कोई जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, तो वो जो भी ऑयल प्रोड्यूस करता है क्या वो सारा सेल आउट कर देता है कि थोड़ा बहुत ऑयल खुद भी यूज करता है? खुद भी यूज करता है। खुद भी यूज करता है। ओके, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी एक इंडस्ट्री का जो टोटल आउटपुट होता है उसका तीन टाइप का कंजम्पशन हो सकता है? एक मान लो कि मैं स्टील इंडस्ट्री का अगर बात करूँ तो उसने बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस किया, थोड़ा स्टील वो खुद भी यूज करता है अपने ही खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर डेवलप करने के लिए, या फर्दर और स्टील प्रोड्यूस करने के लिए वो थोड़ा सा स्टील खुद भी यूज करता है अपनी मशीनरी में जो फैक्ट्री में लगाया गया है। ठीक है, फिर थोड़ा स्टील जो है वो दूसरे इंडस्ट्रीज में भी यूज होता होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोल इंडस्ट्री, ठीक है, तो स्टील उन लोगों को भी चाहिए, मान लो कि डंपर बनाना है या सपोज करो कि कुछ ऐसा रेक टाइप बनाना है जहाँ पे कोल स्टोर हो सके, तो थोड़ा सा स्टील इंडस्ट्री का जो टोटल आउटपुट है उसका थोड़ा सा स्टील स्टील इंडस्ट्री ने खुद यूज किया, थोड़ा स्टील कोल इंडस्ट्री ने यूज किया, थोड़ा स्टील मान लो कि हो सकता है ऑयल इंडस्ट्री ने यूज किया हो, और बाकी जो भी बचा हुआ स्टील है वो लास्ट में हम लोगों तक मान लो कि यूटेंसिल्स के फॉर्म में, ये सपोज करो कि दूसरा कोई हम लोग की गैजेट के फॉर्म में, ठीक है, उन सब फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो जो लास्ट में हम लोग यूज करते हैं उसको अपन कहते हैं फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और एक इंडस्ट्री का प्रोड्यूस किया हुआ जो भी सामान है वो अगर कोई दूसरा इंडस्ट्री यूज करता है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया? बताओ एक बार। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये नया चैप्टर है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स का ही लास्ट पार्ट। ओके। ठीक है, मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। ठीक है, इसको बस अभी सुनते जाओ, मजा आएगा मतलब सुनते सुनते। ठीक है, कहीं पर भी बस कहानी में कनेक्ट नहीं कर पाओ तो मेरे को बता। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि एक इंडस्ट्री जो भी कुछ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो ऐसा नहीं कि सेल आउट कर देता है, थोड़ा सा वो खुद भी कंज्यूम करता है फर्दर और नया प्रोडक्शन करने के लिए, थोड़ा सा दूसरा इंडस्ट्री यूज करता है, और थोड़ा सा जो बचा हुआ उसका प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन फाइनली कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होता है जो डायरेक्टली कस्टमर के हाथ में आता है। तो एक इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन का जो भी चीज कस्टमर के हाथ में आता है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, क्या कहते हैं बताओ उसको? फाइनल गुड। और एक इंडस्ट्री का जो भी प्रोड्यूस किया हुआ सामान अगर दूसरा इंडस्ट्री लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो कि पूरा का पूरा इकोनॉमी चलता है कि मतलब एक इंडस्ट्री है उसने बहुत सारा प्रोडक्शन करा, थोड़ा सा उस इंडस्ट्री ने खुद कंज्यूम किया, थोड़ा सा दूसरे इंडस्ट्री ने कंज्यूम किया अपना प्रोडक्शन देने के लिए, और बाकी सारा का सारा जो है वो कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट हुआ। सो दिस इज हाउ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ इंडस्ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है कि जिसमें एक इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन थोड़ा सा वो खुद लेगा, थोड़ा सा एक दूसरा इंडस्ट्री लेगा, और बचा हुआ जो है वो कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग कहते हैं ओपन मॉडल। क्या कहते हैं इसको बताओ? मैं नाम लिखता हूँ, ओपन मॉडल। ठीक है, किसको कहते हैं ओपन मॉडल? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ओपन मॉडल का मतलब है कि total production of an industry will be a small amount of that will be consumed by the industry itself, थोड़ा सा दूसरा इंडस्ट्री भी लेगा और बाकी बचा हुआ जो है वो कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होगा। कभी कभी लेकिन ऐसा भी होता है कि एक इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन मान लो कि डायरेक्टली दूसरे इंडस्ट्री में ही चला जाता
कभी भी कंज्यूमर गुड्स में नहीं आता, मतलब कंज्यूमर के हाथ में नहीं आता। अब सपोज करो कि जैसे कोई केमिकल वेमिकल है, बेंजीन है, नाइट्रोजन है, ये सब चीज क्या है कि इंडस्ट्री में यूज होता है मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मेटलर्जी ये सब। तो मान लो कि हम और आप घर पे नाइट्रोजन तो खरीद के नहीं लाते हैं शायद, क्या बोलते हैं, ये लाते हैं? नहीं सर। नहीं। और अगर मैं बोलूँ कि लाते हैं तो क्या बोलोगे? नहीं सर। लाते हैं। मैं याद दिलाऊं कहाँ पे? चिप्स का पैकेट जो आप लोग लेके आते हो उसमें कौन सा हवा रहता है ताकि चिप्स जो है वो सीले नहीं? नाइट्रोजन। अपन तो नाइट्रोजन तो चलो यूज करते हैं। मान लो कि बेंजीन वेंजीन का एग्जांपल ले लो, कुछ ऐसा बहुत सारा केमिकल्स है जिसका डायरेक्टली हमारे आपके लाइफ में यूज नहीं, इंडस्ट्री में यूज, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा भी गुड्स होता है जो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, उसको डायरेक्टली दूसरा इंडस्ट्री ही कंज्यूम करता है, वो फाइनल गुड्स में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो उस टाइप का अगर सिस्टम है कि एक इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन दूसरा इंडस्ट्री ही कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स में फाइनल प्रोडक्ट में उसमें से कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, बताओ? क्लोज सिस्टम बोलो या क्लोज मॉडल बोल लो, ठीक है। और ओपन मॉडल में क्या है कि टोटल प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा दूसरा इंडस्ट्री कंज्यूम करेगा, कुछ हिस्सा वो इंडस्ट्री खुद कंज्यूम करेगा, और कुछ पार्ट फाइनल गुड्स में या कंज्यूमर गुड्स में भी कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मॉडल। क्या ओपन मॉडल और क्लोज मॉडल के बीच का डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आगे। अभी अपने सिलेबस में ध्यान रखना कि क्लोज मॉडल का पढ़ाई हम लोग को नहीं करना है। ये हो सकता है कि आगे अगर आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह करो तो वहां पर क्लोज मॉडल आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमको क्लोज मॉडल डिस्कस नहीं करना, हमको डिस्कस क्या करना है, हमको डिस्कस करना है ओपन मॉडल। क्या डिस्कस करना है बताओ? ओपन मॉडल। ओपन मॉडल। तो ओपन मॉडल के विषय में मैं थोड़ा सा एक कहानी लिखता हूँ अभी, ठीक है। ये कहानी को ही हम लोग थ्योरी मान के चलेंगे, ठीक है। और जितना मैंने अभी ऑरली एक्सप्लेन किया उन सारी चीजों को मैं अभी वर्ड्स में थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना। जनरली आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। जनरली इन दिस मॉडल, और इन दिस मॉडल में आई एम डिस्कसिंग ओपन मॉडल, ठीक है। तो जनरली इन दिस मॉडल देयर आर एन इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस कि एक दूसरे पे वो डिपेंड करे, interdependent industries ठीक है, producing n different commodities बोलो या गुड्स बोलो, जो भी बोलो, commodities, ठीक है, such that the commodity produced by each industry is partially consumed by the n industries ठीक है, and the rest is consumed by the external bodies, and the rest is consumed by the external bodies such as households, or say government,
एंड सो हाउस होल्ड से हो सकता है, गवर्नमेंट से हो सकता है, कोई मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, कॉर्पोरेट से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है एंड सो। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल is to find the amount of production needed to meet out the inter industry demand and the current demand of the external bodies। ठीक है। अब एक बार इस कहानी को थोड़ा सा पढ़ो, और जितना भी बात मैंने पहले कहानी बतौर मुंह से बताया था ऑरली, आपको लगता है कि वही सारा बात मैंने लिखा है यहाँ? रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, एक बार बेटा मैं पूरे को ना एक सिंगल पेज में कर देता हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, और एक बार मैं इस पूरे कहानी को और बोलूंगा, और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन क्लियरली विजिबल है सबको? यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो इसमें बेटा क्या है, देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जनरली जो ओपन मॉडल होगा हमारे सिलेबस में, ओपन मॉडल ही है, क्लोज मॉडल हमारे सिलेबस में। ओपन मॉडल में क्या होगा कि एन इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, इंटरडिपेंडेंट यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सबको सबका जरूरत है, सबका मतलब एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए दूसरा इंडस्ट्री पहले इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहेगा, तो इसीलिए बोला जा रहा है इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। प्रोड्यूसिंग एन डिफरेंट कमोडिटीज, मतलब सारा इंडस्ट्री का अपना अपना खुद का कमोडिटी होगा। कोल इंडस्ट्री कोल देगा, ऑयल इंडस्ट्री ऑयल देगा, स्टील इंडस्ट्री स्टील देगा। ठीक है, आगे देखो, सच दैट द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडस्ट्री इज पार्शियली कंज्यूम्ड बाय द एन इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी एक इंडस्ट्री का आउटपुट होगा वो थोड़ा बहुत दूसरा इंडस्ट्री कंज्यूम करेगा, थोड़ा बहुत वो खुद कंज्यूम करेगा, और जो बचा कुछ का पार्ट है वो कंज्यूम करेगा एक्सटर्नल बॉडीज। एक्सटर्नल बॉडीज में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ऑर्गेनाइजेशन सब लोग आते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल को जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करना क्या चाहता है, तो ये अपने को बताएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इंडस्ट्री को टोटल कितना प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि उस इकोनॉमी का सारा सेक्टर का जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो प्रॉपरली अपन हैंडल कर पाए। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नीडेड टू मीट आउट द इंटर इंडस्ट्री डिमांड, मतलब इंडस्ट्री लोग को जितना जितना चाहिए वो सारा हम लोग दे दें, एंड द करंट डिमांड ऑफ द एक्सटर्नल बॉडीज या हाउस होल्ड डिमांड जो भी बोलो आप। ठीक है, तो इस मॉडल को पढ़ने का जो हमारा एम है, जो टारगेट है, वो ये है कि हम अपने सारे के सारे डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन को किस स्केल पे रखें। ठीक है, ताकि डिमांड और सप्लाई का जो वो एक बैलेंस है वो बिगड़े नहीं, वो कितना प्रोडक्शन हमको रखना चाहिए, उस प्रोडक्शन का आइडिया हमको इस मॉडल की हेल्प से पता चलेगा। हमको डिमांड का इंफॉर्मेशन होगा कि इतना डिमांड है, उसके हिसाब से हमको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, वो चीज का आइडिया हम लोग को पता चलेगा। क्या आप लोग को लॉजिक समझ में आया कि बेसिकली इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सबको क्लियर है बेटा? थोड़ा सा बता दो, एक बार एनर्जी दिखाओ, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस। थोड़ा सा और कहानी है। ठीक है, उसके बाद में एक मैथमेटिकल पूरा का पूरा मैं प्रूफ टाइप कुछ दिखाऊंगा, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा और स्टोरी करंट डिमांड मतलब क्या बोल रहे बेटा? करंट डिमांड ऑफ द एक्सटर्नल बॉडीज मतलब करंट डिमांड मतलब हो गया कि मान लो कि इस साल का क्या डिमांड है, तो मान लो कि आज से 5 साल 10 साल पहले अगर हम लोग जाएं 2003 2004 में, तो इंडिया का स्मार्टफोन का डिमांड इतना नहीं था इंडिया के अंदर, लेकिन आज का डिमांड बहुत अलग है, अगले साल फिर बहुत अलग होगा। पहले मान लो कि आज से 3 साल 4 साल पहले जाओ तो जनरली मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिक्री होता था वो 3G फोन होता था, आज के दिन में 4G फोन।
जो डब्बा वाला फोन है उसका बिक्री एकदम कम हो गई। तो हर साल क्या है कि हर सेक्टर का जो आउटपुट है उसका डिमांड चेंज होता रहता है। कोई कोई चीज का डिमांड बढ़ता जाता है, जैसे अभी पेंडेमिक के सिचुएशन में देख सकते हैं कि आज मेरे को याद है, आज से 1.5 साल पीछे अगर मैं चला जाऊं तो वो जो लाइफ बॉय का सैनिटाइजर है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत दिन से, ठीक है 3-4 साल से मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन 4 साल से उसको कोई खरीद नहीं रहा था, कोई पूछता भी नहीं था कि सैनिटाइजर कौन खरीदता है। मतलब रेयरली कोई 10 में से एक लोग जो है वो सैनिटाइजर यूज करता था, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। लेकिन आज आप देखो कि हर हाउस होल्ड का एक मतलब क्या है कि बेसिक रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गया, दाल चावल सैनिटाइजर, उसको वैसे हो गया वो कि दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, साथ में सैनिटाइजर भी चाहिए, क्योंकि दाल चावल बनाने के बाद में जब हाथ से खाओगे सैनिटाइज करके ही खाओगे। तो अचानक से सैनिटाइजर का डिमांड बहुत बढ़ गया ना। अब ये हो सकता है कि मानो कि आज से 2 साल 3 साल के अंदर जब पेंडेमिक खत्म हो जाए तो क्या पता डिमांड इतना नहीं जाए जितना अभी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बताओ एक बार। हाँ सर। वो है करंट डिमांड हर साल चेंज होते रहता है, उसका अभी एग्जैक्टली क्या डिमांड रहेगा इकोनॉमी में वो फिक्स नहीं रहता, वो बदलते रहता है। एक बार बता दो सबको यहाँ तक का स्टोरी क्लियर है, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ओके, थोड़ा सा और कहानी है बेटा, लिखते हैं फिर मैथमेटिकल पार्ट में चलेंगे। ध्यान से देखो। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस हाउ टू determine the production required ये कह सकते हैं that is the total output ठीक है। एक सेकंड, आउट of each of the industry, ठीक है, to satisfy a given intra industrial and final demand in any economy, ठीक है। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक मैथमेटिकल तरीका डेवलप करने वाले हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि प्रत्येक इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्शन लेवल कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, सच दैट कि वो किसी भी गिवन इकोनॉमी का जो भी गिवन इंट्रा इंडस्ट्रियल और फाइनल कंज्यूमर गुड्स का डिमांड हो, इस दोनों को प्रॉपर्ली फुलफिल कर सके। कहने का मतलब है कि इंट्रा इंडस्ट्रियल डिमांड या इंट्रा इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट और फाइनल डिमांड यानी कि कंज्यूमर गुड्स का फाइनल डिमांड, ये दोनों का इंफॉर्मेशन मेरे पास में रहेगा। इसके बेसिस पे कौन सी इंडस्ट्री को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि सप्लाई और डिमांड का जो वो बैलेंस है वो बना हुआ रहे, उस चीज को हम लोग निकाल सके, प्रोडक्शन हम लोग निकाल सके। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अपन क्या निकालने वाले हैं, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये तो मैंने बस कहानी बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट में हम लोग चले। अच्छा, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप करोगे वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको डेरिवेशन एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर नहीं तो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए डेरिवेशन को एकदम आराम आराम से देखना। डेरिवेशन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी इजी, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखना। हाँ, अभी मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, देखो ये वाला लाइन, फॉर द sake of clear understanding, we will consider an economy of
ओनली टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब हम एक ऐसी इकोनॉमी का स्टडी करने का ट्राई करेंगे जिसमें हम मान के चलेंगे कि 2 ही इंडस्ट्री। वैसे तो ऑब्वियसली एक कंट्री की इकोनॉमी में बहुत सारा इंडस्ट्री होता है, ठीक है, लगभग समझो कि 100 से भी ज्यादा इंडस्ट्री होता है, ठीक है, लेकिन वो उतना सारा एक साथ हम लोग अभी पढ़ने का ट्राई करेंगे इनिशियल लेवल पे तो मतलब दिमाग कोलैप्स हो जाएगा हम लोग। तो हम लोग एक बार के लिए मान के चलेंगे कि जिस इकोनॉमी को हम लोग पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं उस इकोनॉमी में केवल और केवल 2 ही इंडस्ट्री। क्या ये वाला बात समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके। और हम जो क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा उसमें भी 2 ही इंडस्ट्री मान के हम लोग को सवाल दिया जाएगा, सारा सवाल वैसा ही होगा। हम लोग को 3 इकोनॉमी का भी इनफैक्ट कोई क्वेश्चन कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ और हमेशा सवाल में आप देखोगे कि ये वाला टेबल आपको दिया हुआ है, तो इस टेबल के हर एक पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि कौन सा पार्ट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो, द डेटा, मतलब जो इकोनॉमी का डेटा है, ठीक है, द डेटा ऑफ द टू industry of the economy has been given in the following table, ठीक है, full stop। this table is called, जो टेबल अभी मैं बनाने वाला हूं is called ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। ये टर्म्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या कहते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे फॉलो करते जाना। बाकी आज पहला ही दिन है तो इतना घबराने का बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी अपन टेबल बनाने जा रहे हैं उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, याद होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अच्छा, देखना ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर में कुछ कॉलम्स होगा, 1 2 3 4 5। हम लोग ऐसे बना देते हैं और एक सपोज करो कि ऐसे बना देते हैं और एक सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है। ध्यान से, इस टेबल में बेसिकली आपको किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इनपुट और आउटपुट, यानी कि उसका जो भी रॉ मटेरियल का सप्लाई है उसका क्वांटिटी, और फाइनली वो क्या फाइनल प्रोडक्ट बना के हम लोग को दे रहा है, ठीक है ना। इनपुट हो गया कि मतलब जो वो रॉ मटेरियल्स ले रहा है, ठीक है, और आउटपुट का मतलब है कि जो भी वो फाइनल गुड्स हम लोग को दे पाए उसका इंफॉर्मेशन इसके अंदर में होगा, ठीक है। मैं पहले इसको फिलअप करता हूँ और फिर मैं इसके हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो हियर लेट मी राइट आउटपुट, हियर आई विल राइट इनपुट, ठीक है। इनपुट आपके नीचे की तरफ जो भी दिया हुआ है ये उन इंडस्ट्रीज का नाम है जो इनपुट देगा, और ऊपर यहाँ पर आउटपुट वाला इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ सपोज करो कि इंडस्ट्री 1, ठीक है। यहाँ सपोज करो कि इंडस्ट्री 2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ सपोज करो कि इंडस्ट्री वापस से 1, यहाँ सपोज करो कि इंडस्ट्री 2, यहाँ सपोज करो कि फाइनल डिमांड यानी कि कंज्यूमर गुड्स का क्या डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड, ठीक है। और ये हो जाएगा टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट। ये हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है ये टेबल, ठीक है, टोटल आउटपुट। अब यहाँ समझने का ट्राई करना कि एक मैट्रिक्स की तरह हम कुछ एंट्रीज भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे भरा जाएगा x1 1। याद रखना ये जो 1 है वो इसके इस रो वाले के नाम से आया है, ठीक है, और ये जो 1 है वो इसके इस कॉलम वाले के नाम से आया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ वाला एंट्री आप लोग बतला सकते हो कि यहाँ वाला एंट्री क्या होगा, X12 812 x12, करेक्ट।
और फिर बेटा ये पॉइंट क्या होगा? 2 1 x21 करेक्ट। और ये पॉइंट क्या होगा? x2 x22 करेक्ट। फाइनल डिमांड में ठीक है हम भरेंगे यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे स्मॉल d1, यहाँ यूज करेंगे स्मॉल d2, टोटल आउटपुट में कैपिटल x1 और यहाँ यूज करेंगे कैपिटल x2। ठीक है, अब मैंने इसको भर तो दिया। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा सिंबल एक्चुअली मीन क्या कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वहां से आपको ये समझ में आएगा कि वाई वी हैव रिटन इनपुट हियर एंड वाई वी हैव रिटन आउटपुट हियर। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले एक्स आई जे का मतलब कि कोई भी एक्स आई जे यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला, इन चारों का बेसिकली क्या इंटरप्रिटेशन है पहले हम वो समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना अच्छे से। एक्स आई जी, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ आउटपुट आउटपुट ऑफ ith industry consumed as input by jth industry to give xj output तो एक बार इसको पढ़ लो आप लोग मन ही मन, थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़ना। बाकी आई डोंट एक्सपेक्ट कि इससे ज्यादा कुछ समझ में आएगा, अभी मैं बोलूंगा बहुत सारा बात उससे समझ में आ जाएगा एक बार, लेकिन फिर भी पहले रीड आउट कर ये क्या लिखा है मैंने। अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ ith इंडस्ट्री कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय jth इंडस्ट्री टू गिव इतना आउटपुट। ठीक है, टू गिव इतना आउटपुट। पढ़ना हो गया एक बार, बताओ एक बार है ना? हाँ सर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन चारों चीजों को। ठीक है, कि इन चारों का क्या मतलब है। तीन का तो मैं बताऊंगा लास्ट वाला, लेकिन आई विल होप कि मतलब आप लोग मेरे को बताओगे। ठीक है, सुनना आप x11 का क्या मतलब है। x11 का ये मतलब है कि ये जो रो वाला लाइन है ना, वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री 1 का आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रो वाला लाइन है ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री 1 का आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो रो में लिखा हुआ है ना कि इंडस्ट्री 1 का क्या आउटपुट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आउटपुट और एरो ऐसा बनाया है। तो मतलब ये हुआ कि ये भी इंडस्ट्री 1 का आउटपुट है, ये भी इंडस्ट्री 1 का आउटपुट है, ये भी इंडस्ट्री 1 का आउटपुट है, और ये इंडस्ट्री 1 का टोटल आउटपुट है। ठीक है, अब ये कौन सा आउटपुट है? ये x11 इंडस्ट्री 1 का वो आउटपुट है जो इंडस्ट्री 1 खुद कंज्यूम करेगा इतना टोटल आउटपुट देने के लिए। ठीक है, इतना टोटल आउटपुट देने के लिए। व्हाट इज x12? यहाँ से ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा, आप लोग 1 में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से सुनना एकदम। व्हाट इज x12? x12 is the output of industry 1 consumed by industry 2, ठीक है, as a input, ठीक है, as a input to produce this much output। क्योंकि इंडस्ट्री 2 का टोटल आउटपुट कितना है? कैपिटल X2। तो x12 represents the input from industry 1 into industry 2 to give the total output of industry 2। ये रिप्रेजेंट करता है x12। बोलो क्या ये इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? एक बार रिपीट करिए ना। मैं उससे बेटर है कि अब एक दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है, और फिर दोनों को बोलूंगा और फिर आप लोग बताना कि समझ आया कि नहीं। x21 के बारे में एक बार बात करते हैं। व्हाट इज x21? x21 इज इनपुट फ्रॉम इंडस्ट्री 2, मतलब इनपुट नहीं, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बोलता हूँ। x21 इज आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 2। इंडस्ट्री 2 ने ये आउटपुट दिया है। दिस हैज बीन कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्री 1 as input, this has been taken by industry 1 as input। ठीक है, ये इंडस्ट्री 1 को एज ए इनपुट मिला, और ये इनपुट लेके इंडस्ट्री 1 ने टोटल आउटपुट कितना दिया? तो आंसर इज दिस। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं
X21 रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्री 2 के आउटपुट का वो पार्ट जो इंडस्ट्री 1 ने कंज्यूम करा होगा, ठीक है, एज अ इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ टोटल आउटपुट ऑफ इतना, जो टेबल में मेंशन किया हो, जो इंडस्ट्री 1 का टोटल आउटपुट है अकॉर्डिंग टू टेबल। आया समझ, नहीं आया समझ? तो हाँ सर। तो ये बोलो बेटा। इंडस्ट्री 1 ने X11 और X21 दोनों को कंज्यूम करके टोटल आउटपुट करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब मान लो कि कोल इंडस्ट्री है, उसको फाइनली कोल निकालना है, तो कोल निकालते समय मान लो कि यार थोड़ा सा कोल भी यूज होता होगा नीचे कुछ जलाने वलाने के लिए, या कहीं पे कुछ मान लो कि ब्लास्ट ब्लास्ट करने के लिए, और थोड़ा सा स्टील भी यूज होता होगा, क्योंकि जो ट्रॉली में मान लो कि कोल भर के लाओगे बाहर, ठीक है ना, तो स्टील भी हाँ थोड़ा सा चाहिए। तो इंडस्ट्री, बिल्कुल आपने सही कहा ये चीज, कि इंडस्ट्री 1 ने ये टोटल आउटपुट देने के लिए ये भी कंज्यूम किया है और ये भी कंज्यूम किया है, और इन दोनों को कंज्यूम करके उसने कितना आउटपुट दिया टू ऑल टुगेदर टोटल। और ये जो पहला उसने इनपुट की तरह कंज्यूम किया है ये आया इंडस्ट्री 1 से ही, और ये जो दूसरा उसने कंज्यूम किया है ये आया इंडस्ट्री 2 से। बिल्कुल आपने सही सोचा। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर, थोड़ा पूरा? पूरा सर। पूरा सर। एक बार बेटा ऐसे मैं ड्रिल कर रहा हूँ, ठीक है, घबराना मत आप लोग। एक बार ये लाइन का मीनिंग मेरे को बताओ, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। तो अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना, ठीक है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज X11? ठीक है, आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 Industry. which has been consumed by इंडस्ट्री Industry. 1 to give a total output of X1. capital X1। सही कह रहे हैं? हाँ सर। Yes, sir. ओके, टेल मी द मीनिंग ऑफ X12। आउटपुट ऑफ Output of industry 1 consumed by industry 2. consumed by industry 2, ठीक है, to produce a total of Capital Capital X2. capital X। what is the meaning of X21? Output of Output of industry to consumed consume by By industry by industry 1 to give a total produce output of capital X1. Capital X2. very good। and what is X22? output of second industry used by Consumed by by industry 2 to produce a total of capital X2। capital. नहीं आया समझ? आगे सर. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, तो आई होप कि ये 4 टर्म तो अब अपने को क्लियर है, ठीक है। अब आप एक बार और रीड करके देखो। अमाउंट ऑफ आउटपुट मतलब एक्स आई जे का मतलब है, ठीक है ना, एक्स ऑफ आई जे का मतलब है अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ ith इंडस्ट्री। मतलब आई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन से इंडस्ट्री से एज अ आउटपुट आया है, ठीक है, ith इंडस्ट्री कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय jth इंडस्ट्री। जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से इंडस्ट्री में कंज्यूम होगा, ठीक है, टू गिव एक्स जे आउटपुट। मतलब jth इंडस्ट्री में अगर ये कंज्यूम होगा तो jth इंडस्ट्री का जो टोटल आउटपुट है वो देने के लिए ये रोल प्ले कर रहा है, ये इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। और ऑब्वियसली इस टेबल के अंदर में अगर आप देखोगे तो युविका ने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर में जितना भी एंट्री है X11 हो चाहे X21 हो, ये दोनों का दोनों इंडस्ट्री 1 के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा। पहले कॉलम का सारा एंट्री, दूसरे कॉलम का सारा एंट्री इंडस्ट्री 2 के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा तो गिव अ टोटल आउटपुट ऑफ जो भी उसका टोटल आउटपुट है X2, ठीक है। और इंडस्ट्री 1 के लिए पहला कॉलम का सारा एंट्री बिहेव करेगा एज अ इनपुट तो गिव अ टोटल आउटपुट ऑफ X1 जो भी इंडस्ट्री 1 का टोटल आउटपुट है। क्या यहाँ तक का सारा स्टोरी एकदम 100% क्लियर है? यस और नो? Yes sir. तो आगे का स्टोरी तो थोड़ा इजी ही है, ठीक है। डी आई का बात करते हैं, कोई भी डी आई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डी आई रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ आउटपुट of the ith industry required to fulfill the final consumer demand कह सकते हैं, कंज्यूमर डिमांड, फाइनल कंज्यूमर डिमांड या फाइनल प्रोडक्ट डिमांड भी कह सकते हो, और फाइनल प्रोडक्ट
डिमांड। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं ओपन मॉडल का डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने बोला था कि किसी भी एक इंडस्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका थोड़ा सा हिस्सा तो इंडस्ट्री लोग में ही यूज हो जाता है और कुछ हिस्सा कंज्यूमर के हाथ तक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होके बनता है। तो ये जो D1 है, तो इंडस्ट्री 1 का कितना हिस्सा फाइनल कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होगा, D1 वो रिप्रेजेंट करता है। D2 रिप्रेजेंट करता है कि इंडस्ट्री 2 का टोटल प्रोडक्शन का कितना हिस्सा फाइनल कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होगा, ये D2 रिप्रेजेंट करता है। और क्या आप लोग को याद है कि हम लोग X1 को, X2 को, X21 को और X22 को हम लोग क्या बोलते थे, ये जैसे फाइनल गुड है, इन चारों को क्या बोला जाएगा, Intermediate goods. इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या D1 D2 का मीनिंग समझ में आया, ये सुनो। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, बस एक ही स्टूडेंट को आया समझ में। आ गया सर। आ गया सर। हाँ तो एकदम। कैपिटल X1 को इन तीनों को ऐड करके करेगा या बाकी भी मतलब कुछ दिक्कत है? बस 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 टेंशन बिल्कुल मत लो यार, एक एक पार्ट को डिटेल में बताएंगे, बस एक्स पे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ फिर आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक एक बार और मेरे को बताओ, यहाँ तक सब बात क्लियर है जो भी मैंने बोला, ये यहाँ तक कोई डाउट है? Clear है सर। Yes. Clear है सर। क्लियर, ओके। अब बेटा एक्सआई का बात करते हैं, सुनना ध्यान से। एक्सआई, एक्सआई का मतलब है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड by the ith industry, ठीक है, ये इसका मीनिंग समझ सकते हैं हम लोग। मान लो कि जैसे X1 है, तो X1 का मतलब है कि इंडस्ट्री 1 का जितना भी आउटपुट है उन सारे का सम। तो इंडस्ट्री 1 का ये 3 आउटपुट है, तो इन तीनों को ऐड करके जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल X1। ठीक है, सिमिलरली इंडस्ट्री 2 का सारा जो आउटपुट है, एक ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है, तो इन लोग तीनों को जोड़ के जो आएगा वो होगा X2 का मीनिंग। क्या X1 का मतलब कैपिटल X1 का और कैपिटल X2 का मीनिंग क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ सर। ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आगे हमारे ये काम भी आने वाला है। देयरफॉर वी कैन से कि कैपिटल X1 इज इक्वल टू व्हाट, X11 प्लस X12 प्लस D1। और इसका एक बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन भी होता है। देखो, कैपिटल X1 का जो टोटल आउटपुट है उसमें क्या क्या पार्ट रहेगा, समझना ध्यान से, उसमें क्या क्या पार्ट रहेगा। उसमें ये वो पार्ट है जो कैपिटल X1 इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगा और कैपिटल X1 इंडस्ट्री ही फर्दर प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम कर लेगा। मतलब ये इंटरमीडिएट गुड है एक टाइप से। ये वो पार्ट है जो कैपिटल X1 इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री 1 प्रोड्यूस करेगा और इंडस्ट्री 2 कंज्यूम करेगा एज अ इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल। और ये वो पार्ट है जो इंडस्ट्री 1 प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट होगा, मतलब कंज्यूमर लोग कंज्यूम करेंगे इसको। तो ये सारा जो आउटपुट है ये किसने दी है, इंडस्ट्री 1 ने दिया। तो इन तीनों का जो सम है वो इंडस्ट्री 1 का टोटल आउटपुट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। इज दिस वेरी 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 क्लियर, यस और नो? यस सर। थोड़ा यार एनर्जी दिखाओ यार, मेरे को फील कराओ कि पक्का क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. So clear. Yes, sir. ओके, तो क्या आप इसको देख के मेरे को X2 के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? X21 plus X21 plus X22 X22 plus D2. ये हुआ मजेदार बात, शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसा होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ तक का सारा स्टोरी मतलब क्लियर है एकदम, मैथमेटिकल जो भी मैंने लिखा है, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. ओके, ऑलराइट। अब बेटा हम एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल मेक अ न्यू मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, नाउ वी विल consider a new matrix called टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। नाम क्यों पड़ा वो मेरे को नहीं पता, ये मत पूछना मेरे से कि नाम सर इसका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में पड़ा, लेकिन इसको कहते ही यही टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ठीक है, फुल स्टॉप। इट्स एंट्रीज, जो भी इसमें लिखा जाएगा, एंट्रीज आर
the input output coefficients। तो ये क्या चीज है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी एक लाइन में और लिख देता हूँ कि इट्स एंट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्निकल कोफिशिएंट्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, उसका एंट्री को बोलेंगे हम लोग टेक्निकल कोफिशिएंट। टेक्निकल टेक्निक चलो ये टेक्निकल का स्पेलिंग क्या होगा? TECHNI ये ये लिया होगा बस, टेक्निकल चल नहीं, टेक्निकल कोफिशिएंट्स। ओके, अब बनाते हैं ये मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैट्रिक्स का नाम होगा हर हमेशा कैपिटल E, ठीक है। और सिंस हम एक्स आई जे के फॉर्मेट में 4 एंट्री को कंसीडर कर रहे हैं, तो जितना आपके एक्स आई जे के फॉर्मेट में एंट्री होगा उतना ही इस कैपिटल ए में भी एंट्री होगा, ठीक है। इस कैपिटल ए में द एंट्रीज विल बी, ध्यान से देखना, A11, A12, A21, A22, इतना ही एंट्री होगा। अगर आपके मानो कि ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स में और ज्यादा एंट्री होता, जैसे यहाँ पे ये लोग तो 4 ही 2 है ना, तो यदि ये 4 से ज्यादा हो तो कैपिटल ए में भी अकॉर्डिंग टू दैट ज्यादा एंट्रीज होता। ये वाला बात समझ में आया? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। एक बार बेटा मतलब इस सर लाइन, हाँ बोलो। इंडस्ट्री 3 भी हो सकता है इसमें। हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं आएगा। मतलब ऐसे तो इसमें एन इंडस्ट्रीज का एक साथ मतलब कि एनालिसिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार 2 तक ही मतलब क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, एक बार इस लाइन को और पढ़ लेते हैं ना, जो ये वाला था। नाउ वी विल कंसीडर अ न्यू मैट्रिक्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। इसके जो एंट्रीज होंगे दे आर इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स, ठीक है, एंड इट्स एंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड टेक्निकल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये जो है ये है आपके इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट। ये जो चार्ट हो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट है, इसका क्या डेफिनेशन है वो मैं भी बताऊंगा। बस इनका नाम याद रखना कि ओवरऑल इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और जो इसका एंट्रीज होगा उसको या तो आप इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट बोलो तो भी ठीक है, या फिर आप उसको टेक्निकल कोफिशिएंट बोलो तो भी ठीक है। इसका 2 नाम है ये एंट्री का, एक नाम है टेक्निकल कोफिशिएंट और दूसरा नाम है इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट। क्या ये नाम क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा क्विज क्विज खेलता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। इस पूरे मैट्रिक्स का क्या नाम है? टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और बोलो और बोलो, क्या है फिर बताओ एक बार। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, वेरी गुड। ये इसका नाम क्या है, इसका जो एंट्रीज होगा? टेक्निकल टेक्निकल कोफिशिएंट या फिर इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट। ओके, ऑलराइट। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। इन जनरल अगर कहें तो इसको बोलेंगे ये ए आई जे है, ठीक है। इन जनरल इट इज ए आई जे। दिस इज इक्वल टू एक्स आई जे डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स जी। ध्यान देना कि ए का आई जे और एक्स का आई जे सेम है, और नीचे वाले में जे आ रहा है, नीचे वाले में क्या आ रहा है, जे आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या वर्ड्स में थोड़ा सा, एंड तब हम लोग फिर फाइनल प्रॉपर डेफिनेशन पे चलेंगे। वर्ड वाइज वर्बली अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो दिस गोज लाइक दिस, ठीक है, कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ commodity of ith industry required to produce 1 unit of commodity
commodity of jth industry। एक बार बताओ ये इंग्लिश कितना समझ में आया? 10%, 5%, 2%, 1%, 0%? बोलो कुछ। 70%। 70%। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, थोड़ा सा इस टेबल को देखते हैं, ठीक है? और अभी आप देखना कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई लोड वाला बात नहीं। मेरे को ये बताओ, इंडस्ट्री वन का टोटल आउटपुट कितना? कैपिटल X1 और कैपिटल X1 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देने के लिए, कैपिटल X1 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देने के लिए उसको इंडस्ट्री सपोज करो कि 2 से, ठीक है, इंडस्ट्री 2 से कितना इनपुट चाहिए? X12 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 की 21? X21 X21। मैं अपने सवाल को रिपीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो किसी को भी। मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री वन का, ठीक है ना, इंडस्ट्री वन का टोटल आउटपुट कितना? तो आंसर इसकी कैपिटल एक्स। आई थिंक कि इसमें कोई इशू नहीं है किसी को भी। बोलो स्टूडेंट्स। नहीं सर। नहीं सर। अब मेरा सवाल है बेटा कि ये इतना प्रोड्यूस करने के लिए, कैपिटल X1 टोटल आउटपुट देने के लिए इंडस्ट्री वन को इंडस्ट्री 2 से कितना आउटपुट चाहिए? मतलब मेरे को एक्चुअली इसको मार्क करना चाहिए और मेरे को ये पूछना चाहिए कि इंडस्ट्री वन को इंडस्ट्री 2 से कितना इनपुट चाहिए? X21 फील आ रहा है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब ये बहुत ही बचपन वाला सवाल, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, मतलब साफ जगह चाहिए मेरे को। हाँ, 5 किताब का दाम 50 रुपए, एक किताब का दाम कितना? 50/5 10 रुपए। ये फील आना है, यूनिटरी मेथड एकदम सिंपल। ओके, तो अब थोड़ा सा बेटा फील करना कि कैपिटल X1 इतना प्रोड्यूस करने के लिए इतना इनपुट चाहिए, तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट चाहिए? कैपिटल नहीं बेटा, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए ये X21 डिवाइडेड बाय X1। फील आ रहा है क्या? दूसरा इंडस्ट्री से, राइट? मतलब हाँ, पहले इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री से इतना इनपुट चाहिए ताकि वो अपना एक आउटपुट दे सके, एक यूनिट आउटपुट दे सके। ये सबको समझ में आया क्या? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं वैसे एक और इलस्ट्रेशन लूंगा इसका, ठीक है? और इसी रेशियो को बेटा बोला जाएगा यहाँ पर A21 बोलेंगे इसको, A21 बोलेंगे, ठीक है? मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। लेट अस टॉक अ लिटिल बिट मोर, ठीक है? लेट अस नाउ टॉक अबाउट इंडस्ट्री 2, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग बताओ कि इंडस्ट्री 2 का, और इस बार सब लोग थोड़ा दिमाग पे जोड़ देना, ठीक है? मतलब वैसे सिंपल चीज ही है बट समझने के लिए थोड़ा तो प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री 2 का टोटल आउटपुट कितना? X2। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल X2 आउटपुट देने के लिए मेरे को इंडस्ट्री 1 से कितना सपोर्ट चाहिए? X12 X, ठीक है ना? वेरी गुड, X12। अब इसको मैं एज अ स्टेटमेंट एक बार कह लेता हूँ। मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री 2 को टोटल आउटपुट इतना देने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्री 1 से। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। सर। हाँ सर। ओके, अब इंडस्ट्री 2 को अपना एक यूनिट आउटपुट देने के लिए अगर मैं पूछूं, ये तो उसका टोटल आउटपुट हो गया ना। अब अगर मैं पूछूं कि इंडस्ट्री 2 को एक यूनिट आउटपुट देने के लिए इंडस्ट्री 1 से कितना सपोर्ट चाहिए, तो क्या बोलोगे? देखो यार मजा नहीं आ रहा, मतलब और वापस से अच्छे से बताओ, एक बार और बताओ। और इसी चीज को हम कहते हैं बेटा, इसको हम कह सकते हैं A12। आ रहा फील? नहीं आ रहा फील? बोलो। आ रहा है।
मैं एक बार और पूछता हूँ बेटा, सब लोग थोड़ा एनर्जी दिखाओ, यदि नहीं आएगा तो मैं दोबारा और कुछ ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है? कंफर्म बताओ, यहाँ तक जो मैंने बोला क्या 100% क्लियर है? यस, नो? यस Yes. सर। यस। ओके, अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे, ठीक है? ये हो गया। अब हम एक बात करते हैं बेटा, वो जो घटिया बात मैंने लिखा था इंग्लिश में, ठीक है? अब इस घटिया बात को पढ़ो और इस बार बताओ परसेंटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है? बोलो। ये स्टेटमेंट पढ़ के मेरे को बताओ कितना परसेंट समझ में आया? समझ गया सर पूरा। पूरा पक्का? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा पूरा प्रयास किया। आप लोग भी कह रहे हो कि आ गया समझ में, तो इसको यहाँ पर एक बार रखते हैं, ठीक है? इसको एक बॉक्स में कोशिश करते हैं बंद कर देने, ठीक है? दिस इज मीनिंग ऑफ पीआई। ओके, एज पर दिस डेफिनेशन, एज पर दिस रेशियो वाला डेफिनेशन, मैं ना इन चारों को लिखना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग मदद करो कि किसका क्या डेफिनेशन होगा। A11 का बताओ मेरे को, और थोड़ा इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मजा आएगा। X11 by x1 ओके, तो A11 आप कह रहे हो कि स्मॉल x11 बाई कैपिटल X1, सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। ओके बेटा, A12 का बताओ। वैसे आपने राइट बताया, वेरी गुड। x12 by X12 by X2. कैपिटल X2, ओके। सिमिलर मैनर में बेटा A21 बताओ एक बार। X21 by X21 divided by capital X1. ओके, और A22 बताओ। X22 by X22 capital divided by X2. capital X2. ओके, अब मैं ऐसे ही यदि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके X11 का वैल्यू निकालूं, स्मॉल x11 का, तो विल इट बी A11 टाइम्स ऑफ कैपिटल X1? बोलो। यस सर। तो A12 टाइम्स ऑफ कैपिटल X2, ठीक है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ, और यहाँ से X21 क्या हो जाएगा? इट विल बी A21 टाइम्स ऑफ X1, और X22 क्या हो जाएगा? इट विल बी आई थिंक A22 टाइम्स ऑफ कैपिटल X2। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट, ओके? सो मैं इसको बॉक्स कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग बताओ कि ये चारों बॉक्स वाला एंट्री क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, अब बेटा एक बार चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ऊपर ना कुछ मैंने लिख रखा था, ठीक है, कि X1 का क्या मीनिंग होगा, मतलब कैपिटल X1 का क्या मीनिंग होगा, कैपिटल X2 का क्या मीनिंग होगा। इसी मीनिंग को अब हम फर्दर थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? देखो, तो ये मीनिंग था कैपिटल X1 का और कैपिटल X2 का, ठीक है? अब इसमें मेरे को ना एक नया इंफॉर्मेशन मिला। नया इंफॉर्मेशन क्या मिला कि इस वैल्यू को आई कैन चेंज बाय दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, देख रहे हो? इस वैल्यू को आई कैन चेंज बाय दिस बॉक्स, ठीक है? दिस कैन बी चेंज्ड बाय दिस बॉक्स एंड दिस कैन बी चेंज्ड बाय दिस बॉक्स। तो बस ये चेंज मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करो, बताओ मेरे को कि कहाँ पर मैं क्या लिखूं। सो टेल मी द न्यू एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल X1। चलो बताओ जल्दी से। A11 times of A11, मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा बेटा, अपना फुल फोकस लगाओ, एनर्जी दिखाओ, बताओ मेरे को प्लस क्या लिखूं? A12 x2 X2. A12 X2, वेरी गुड। और D1 का तो D1 रह जाएगा, D1 ठीक है? ओके बेटा, मेरे को X2 का नया एक्सप्रेशन बताओ सब लोग बेटा। X2 is equal to A21 X1 हाँ वेरी गुड, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग बोलो। और plus A22 X2 प्लस A22 X2 और प्लस Plus D2 D2। क्या ये ओके है सबके लिए? यस और नो? यस सर। ओके, बस अब अपन पहुंच ही गए, मजा आ गया, मतलब बहुत शानदार हुआ अभी तक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में ना अपन सिर्फ D1 को राइट हैंड साइड में रखें, ठीक है, और बाकी इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और देखेंगे क्या हो सकता है। तो आई थिंक ये ध्यान से देखना, ये 1 मान लो कि ये 2, इक्वेशन 1 आई थिंक आई कैन राइट लाइक दिस। देखो तो सही है क्या?
1 minus a11 times of x1 minus a12 times of x2 is equal to d1. ठीक है, और इक्वेशन 2 कैन बी थॉट एज माइनस आई थिंक a21 टाइम्स ऑफ x1 और प्लस 1 माइनस a22 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल टू d2। एक बार आप लोग कंफर्म करो, ये चेंज समझ में आएगा? सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या? बिल्कुल बेटा, आप देखो ये दिख रहा है अपने को इक्वेशन 1, बोलो यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसमें देखो मैं कह रहा था कि d1 को यहाँ छोड़ दो, बाकी इन दोनों को इस तरफ ले आओ, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो जब आप लाओगे तो ये भी x1 है, ये भी x1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये जब इस साइड आएगा तो इट विल बी 1 माइनस a11। ठीक है ना, और x1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, when this comes on left side it will be simply minus a12 साथ में x2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जब ये इस साइड आएगा तो x1 का तो पार्टनर है नहीं लेफ्ट में, इट विल सिंपली बिकम माइनस a21। ठीक है, और जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पर तो इसके कोफिशिएंट में 1 है। ठीक है, और वहां पर a22 है, तो ये अल्टीमेटली 1 माइनस a22 इंटू x2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ और राइट हाँ में भी d1 है d2। सब लोग थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब जो पिछले क्लास में अपन ने सीखा था कि अपन क्या है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ पूरे सिचुएशन को पता है कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है ऐसे, ध्यान से समझना, i माइनस a टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू b। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब बोलोगे कैसे? तो देखो मैं समझाता हूँ। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू मस्ट हैव अ फीलिंग कि i माइनस a का मतलब होगा a टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जो ऊपर बनाया था, देख रहे हो ये वाला है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो अब मेरे को बताओ कि i माइनस a का क्या मीनिंग है, आप सोच के बताओ मेरे को। 1 माइन, अच्छा चलो मैं डिटेल में भर देता हूँ, फिर मिटा के सिंपल बस रिजल्ट लिखेंगे। 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a का मतलब क्या था? a11 a12 a21 a22। बताओ बेटा क्या रिजल्ट होगा इसका? 1 माइनस a11 माइनस a12 माइनस a21 और 1 माइनस a22। क्या i माइनस a का वैल्यू क्लियर हुआ? बताओ तो यस और नो। यस। ओके, तो मैं ना एक बार बस इसका वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, ये सब कैसे आया मैं इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं। ओके, तो मैं इस चीज को बेटा एक बार ऊपर कर देता हूँ। i माइनस a का मतलब ये हो गया। ठीक है, x का मतलब क्या हुआ? x का मतलब अपन ले लेंगे कॉलम वाइज कैपिटल X1 और कैपिटल X2, और d का मतलब अपन ले लेंगे टोटल डिमांड, तो कंज्यूमर डिमांड फाइनली d1 और d2। ठीक है, x का मतलब आप देख सकते हो x के अंदर में सारा टोटल फाइनल प्रोडक्शन है, d के अंदर में टोटल फाइनल कंज्यूमर डिमांड है, और i माइनस a का मतलब ये है। अब देखो कि अगर मैं i माइनस a को ये वाला समझूं, x को ये वाला समझूं और d को ये वाला समझूं, और ये स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है, तो कैन यू फील कि भाई इसका मीनिंग अल्टीमेटली यही वाला आएगा? सोच के देखो, दिस इनटू दिस क्या होगा? 1 माइनस a11 इंटू x1 और माइनस a12 इंटू x2 इज इक्वल टू कैपिटल D लिखा हो तो इज इक्वल टू d1 ही तो होगा, तो यही इक्वेशन तो जनरेट होगा। क्या कहते हैं? हाँ सर। हाँ सर। नहीं यार, लग नहीं रहा कि समझ में आया आप लोग। आ समझ गया गया सर। पक्का? हाँ सर। ओके, और फिर बेटा सोचो कि दिस इंटू दिस जब होगा तब क्या होगा? माइनस a21 इंटू x1 प्लस 1 माइनस a22 इंटू x2 और इज इक्वल टू कैपिटल D था, इज इक्वल टू d2। ठीक है, सेकंड वाले से इक्वल टू। बताओ क्लियर है नहीं क्लियर? लेकिन Clear. हम लोग स्टेटमेंट को Clear. मैट्रिक्स क्यों बना, कैसे बना? क्या बोल रहे हो बेटा? ये जो इक्वेशन 1 और 2 था उससे मैट्रिक्स कैसे बना, ऐसे ही? हाँ, मतलब ये जो मानो कि लास्ट क्लास का अंडरस्टैंडिंग था ना, जो अपन ने वो सीखा था कि मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हाँ सर। उस वाले अंडरस्टैंडिंग से मैंने ट्राई करा कि इस इक्वेशन के सेट को अगर मैं कोई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाऊँ। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो अपन सिंपली एक बात कह सकते हैं, देखो कि इस इक्वेशन के सेट को यदि मेरे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो 3 मैट्रिक्स फॉर्म होंगे।
एक मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट वाला, एक मैट्रिक्स होगा वेरिएबल वाला, यहाँ पर वेरिएबल्स आर x1 एंड x2, और एक मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट टर्म वाला d1 एंड d2। याद आ रहा है? याद आ गया सर। तो i माइनस ए जो है वो ये वाला होगा, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब i माइनस ए का वैल्यू कोफिशिएंट से मैच हो रहा है। वेरिएबल वाला मैट्रिक्स ये हो जाएगा x वाला, और कांस्टेंट वाला ये d हो जाएगा। तो दिस होल सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स लाइक दिस। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? Yes, sir. बेटा सब लोग थोड़ा एनर्जी दिखाओ, मेरे को विश्वास कराओ कि पक्का समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूंगा, यदि कुछ नहीं समझ में आया तो मैं फिर बोलूंगा। बोलो एक बार, मुंह से बोलो, आप लोग एनर्जी आ गया दिखाओ। सर। आ गया। हाँ सर। सर ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये जो i माइनस ए मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है लियोनटिफ मैट्रिक्स। ये अब एक मतलब बस टर्मिनोलॉजी है, बाकी इससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, i माइनस ए को हम कहते हैं लियोनटिफ मैट्रिक्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना। दिस इज कॉल्ड LEONTIEF। ठीक है, मैट्रिक्स। अभी आपको याद होगा कि अगर मैं यहां से x को सॉल्व करना चाहूं तो बेसिकली x का वैल्यू क्या होगा? x विल बी इक्वल टू i माइनस ए मैट्रिक्स का इनवर्स टाइम्स ऑफ d। दिस इज द फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर। ये समझ आया नहीं समझ आया लास्ट क्लास से? समझ गया सर। आ गया सर। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पर बाकी सारा टर्म्स तो मेरे हिसाब से क्लियर ही है पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार मैं और भी यहाँ दिखा देता हूँ, देख लो। तो ये इक्वेशन 1-2 के एरिया से मैं सब चीज को एक पेज पे कर देता हूँ एक बार। आप लोग मेरे को 1 मिनट देखो और देख के मेरे को बताओ कि सारा चीज आया समझ के आता है कि नहीं आया समझ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। टेक योर टाइम, 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये अब सबको क्लियर है। एक बार और बोल दो मेरे को कि पक्का क्लियर है ना, मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले ज्यादा कुछ तो नहीं, एक्स वैक्स का थोड़ा सा नाम हम दे देते हैं। जैसे एक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, आपके टोटल प्रोडक्शन है, तो ये ना टोटल प्रोडक्शन का मैट्रिक्स कहलाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्टिल ऐसे सुन लो, इसको हम लोग कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन वाला मैट्रिक्स। और डी जो है वो डी क्या है? ये हो गया फाइनल डिमांड वाला मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, ये हो गया फाइनल डिमांड वाला मैट्रिक्स। ओके, अब अपन बेटा आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर x का मीनिंग हमको क्लियर है। x है हम लोग के टोटल प्रोडक्शन वाला मैट्रिक्स, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, i माइनस ए लियोनटिफ मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड d जो है वो टोटल फाइनल डिमांड वाला मैट्रिक्स। आई थिंक यहाँ तक सब बात क्लियर है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखना चाहता हूँ जो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल बात है। पिछले क्लास में जैसे अपन ने देखा था कि कैपिटल एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है बेटा? जब वो सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है? नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो होता है, तो यहाँ पर कोने में मेरे को लिख देना चाहिए। हालांकि इस पे अपन और आगे चल के थोड़ा सा और बात करेंगे अभी। प्रोवाइडेड determinant of i minus a is not equal to 0। ठीक है, ये आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि अगर वो 0 हो गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ पता है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पे सारा टर्मिनोलॉजी और नेमिंग वेमिंग हम लोग को क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब एक हेडिंग में लगाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा सिमोन्स। समझना ध्यान से। हाँ, सिमोन्स नाम है ये, आई थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। सिमोन्स, हॉकिंस, हॉकिंस कंडीशंस, कंडीशंस, DITIONS, conditions for viability, VIABILITY, viability of system। ठीक है, कि इस मैट्रिक्स पे ये इस सिचुएशन में क्या ऐसा रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए जिसके बाद में ये सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है कभी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, क्या कंडीशंस होना चाहिए, उन कंडीशंस को अपन अभी डिस्कस करेंगे।
करेंगे तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस मैथमेटिकल कंडीशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था सिमोन ने और हॉकिन ने। ये मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इसीलिए इस कंडीशन का नाम जो है वो पड़ गया सिमोन्स हॉकिंस कंडीशन, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, बहुत ही सिंपल बात है, मतलब अंग्रेजी है बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिमोन्स, नाम है चलो कैपिटल लेटर ड्यू रिस्पेक्ट के लिए दे देते हैं, सिमोन्स हॉकिंस conditions the matrix I minus A should be such that दो कंडीशन है। पहला, determinant of I minus E should be greater than 0, that is, इसको वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, that is determinant of I minus A कौन सा मैट्रिक्स था? बोलो। लियोनटिफ नाम वैसे ठीक है, नॉन सिंगुलर तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। डिटरमिनेंट ऑफ लियोनटिफ, LEONTIEF, लियोनटिफ मैट्रिक्स should always be positive, एक ये कंडीशन होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स, DIAGONAL, डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज, आप यहाँ देख सकते हो I माइनस ए मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, एक ये है और एक ये, ठीक है ना, 1 माइनस A11 और 1 माइनस A22, दैट इज 1 माइनस A11 1 माइनस A22 should be positive, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दैट इज 1 माइनस A11 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 1 माइनस A22 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ज्यादा इंडस्ट्री वाला होता तो 1 माइनस A33 भी आता है यहाँ पे, ये होना चाहिए, ठीक है। सो दीज टू आर द कंडीशंस, ठीक है, जिसके होल्ड करने के बाद ही हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है, इसमें डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है, ये जो बैलेंस है, वो कभी बिगड़ेगा नहीं। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करने से मना कर देता है तो डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा और इकोनॉमी का चांसेस है कि वो कोलैप्स हो जाएगा। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये दोनों कंडीशंस होल्ड करने से वो हो जाएगा, वो अभी के डिस्कशन के टोटली बियॉन्ड द स्कोप है, ठीक है, अभी डिस्कशन उसको नहीं कर सकते हैं। आप लोग को ये कंडीशंस याद रखना है। लियोनटिफ मैट्रिक्स के अंदर में एक तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और सारा डायगोनल एंट्रीज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो ये आया समझ, नहीं आया समझ? तो ही सिस्टम फीजिबल होगा, वायबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो सिस्टम फीजिबल नहीं होगा, कुछ दिन में सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, सप्लाई कम जाएगा, जैसा अभी इंडिया में वैक्सीन के साथ में हो रहा है, ठीक है। ये सपोज करो कि ऐसा हो कि सप्लाई बहुत हो जाएगा, डिमांड नहीं रहेगा उसका, तो अचानक से प्रोडक्ट्स का जो दाम है वो बहुत कम करना पड़ेगा। समझ गया सर। ओके, यहाँ तक बेटा क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है Yes, सर। हाँ सर। ओके, मैं बस एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पर एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है। इफ द above two conditions are not satisfied, then the system is not viable,
नॉट वायबल इन द सेंस की फीजिबल नहीं है, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई कम जाएगा, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम जाएगा, उस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक सारा बात क्लियर है? अगर बताओ हाँ है ना? हाँ sir. ओके। और हम लोग के जो भी क्वेश्चंस भी आएगा बेटा वो हमेशा 2 इंडस्ट्री के हिसाब से आएगा, कभी भी 3 इंडस्ट्री का सवाल हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे फाइनली हम लोग का जो थ्योरी है वो ओवर होता है। आज जस्ट एक मतलब एक ग्लिम्प्स के लिए अपन 1-2 सवाल अभी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, कंप्लीट इसको अपन अगले क्लास में करेंगे नो डाउट। 1-2 सवाल लेकिन अभी कर लेते, जस्ट ये मतलब पता करने के लिए कि समझ में कितना आया हम लोग को। एक बार मेरे को कंफर्म और हाँ बोल के बताओ अगर यहाँ तक का सारा थ्योरी 100% क्लियर है। हाँ सर। हाँ, एक विद्यार्थी को बेटा एनर्जी दिखाओ थोड़ा सा, बताओ मेरे को आया समझ नहीं आया समझ? हाँ, sir. आ गया सर। ओके ऑलराइट, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो जो आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, और फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं पूछा है इसमें। इसमें मेरे से पूछा है वर द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट टेबल। अच्छा, इनपुट आउटपुट टेबल यानी कि ट्रांजेक्शन टेबल। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ट्रांजेक्शन टेबल बोलो या इनपुट आउटपुट टेबल बोलो, बात देखिए। इनपुट आउटपुट टेबल यानी कि ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा? हाँ सर। ठीक है, चलो इसमें हमको बोल रहा है कि राइट द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बोल रहा है तो बेटा मतलब क्या पूछ रहा है मेरे से? आई माइनस ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, क्या ए पूछ रहा आई माइनस ए कौन था? लियोनटिफ मैट्रिक्स था, ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स था? लियोनटिफ था। लेकिन ये क्या पूछ रहा है मेरे से? A11 ये टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, तो यानी कि मेरे से आई थिंक ये ए पूछ रहा है क्या? हाँ सर। बोलो सब लोग हाँ है ना? हाँ सर और ए में एंट्री क्या क्या था बेटा, याद करूं? A11, A11, A12, A12, A11, A12, A21, A22। ठीक है, याद करो कि A11 का मीनिंग क्या था? बोलो। X11 by capital X1. कैपिटल X1 करेक्ट। A12 का क्या मीनिंग था? X1 X1 by X1 divided by Capital X2. X, वेरी गुड। A21 का क्या मीनिंग था? X21 by X2 by capital capital X1, वेरी गुड। और A22 का क्या मीनिंग था? बोलो। X2 by capital X22 by capital X22 by capital X2। Is it clear to everyone? Yes or no? Yes sir. Yes sir. ओके। अब बेटा इस मतलब क्या है कि क्वेश्चन के अंदर में जो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स का टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है मेरे पास और कौन नहीं है? सारे है। capital one, सारा आई थिंक नहीं है क्या? कैपिटल X1 Capital बना Capital X1 और capital X नहीं है। ठीक है, अच्छा X11 कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई? 50. करेक्ट। X12 कौन है बेटा? 150. 150. 150। वेरी गुड, बहुत शानदार। X21 कौन है? 100. 100, एंड हु इज X22? 75. 75। चलो जल्दी से हेल्प मी आउट। मैं इस चीज को ना थोड़ा नीचे कर देता हूँ, वी आर वेरी क्लियर कि क्या चाहिए, क्या है, क्या मिसिंग है। ठीक है, तो अब अपन फोकस करते हैं बेटा जो मिसिंग है उसको कैसे निकाला जा सकता है। छोड़िए, एक सेकंड रुको, इसको नीचे कर देते हैं। आई थिंक वी आर मिसिंग एट X1 एंड वी आर मिसिंग एट X2। क्या टेबल देख के कोई विद्यार्थी मेरे को बता सकता है कि व्हाट विल बी X1? X11. 400 ये पूरा लाइन का सम। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर चलो चलो बेटा जल्दी से बताओ। 400 नहीं 400 नहीं सुनूंगा मैं तो ये सुनूंगा पहले। चलो ये पढ़ के बताओ क्या लिखा मैंने। हाँ, और ये जोड़ के कितना आएगा? 400 जो आप लोग बता रहे थे। ठीक है, अच्छा इसी पैटर्न पे X2 बताओ जल्दी से। 100 plus 75. 100 plus 75 is 100%. एकदम मजा आ गया, मतलब वेरी गुड। इज इक्वल टू कितना? 275. 275। ओके, अब बाकी सारा चीज तो पता ही है मेरे को। ठीक है ना, तो आओ तो जल्दी से कोशिश करते हैं A11 निकालने का। रुकना थोड़ा, मैं इनको ऊपर भी कर देता हूँ, अब तो काफी स्पेस है मेरे पास। चलो बताओ मेरे को A11 बताओ, स्क्रीन देख के बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ। 50/4
बोलना आप लोगों को ही है, मैं तो सिर्फ लिखूंगा 50/400। वैसे सही बताया, वेरी गुड। A12 बताओ। 150 by 50/275. 275. 150/275, बहुत बढ़िया, 275 बहुत बढ़िया। और X21 बताओ, मतलब A21 बताओ। 100/400. 100/400. 100/400, शानदार। और बेटा A22 बताओ। 75/275. 75/275. बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया। अब ये एक बात बताओ कि एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिमाग में बैठ गया, या बाकी लोग का सुन सुन के आप लोग बता रहे हो? बैठ बैठ गया। गया सर। बैठ गया सर। बैठ गया ना बेटा? तो अब इसका मैं वैल्यूज एक बार बता देता हूँ, ठीक है। 50/400 अल्टीमेटली कैलकुलेट करके आएगा शायद 1/8, ठीक है। हाँ 150/275 आई थिंक 6/11 काट पीट के। सर 2/3. 2/3 तो नहीं आएगा शायद, क्या चेक करो। ना करेक्ट है सर 25 हाँ से मैं जाएगा। कैसे ही बता रहा हूँ। हाँ ये 1/4 और 75/275 आई थिंक 3/11। स्टूडेंट्स नहीं आया, हाँ। समझ गया? आ गया सर। आ गया। 3/11। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? देयरफॉर कैपिटल ई यानी कि हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/8, 6/11, फिर 1/4 और 3/11। ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। So this is how the questions will be done. Questions will be very easy. Don't worry about that. Okay. Questions will be very easy. बस क्या है कि सारे चीजों को कनेक्ट करके दिमाग में सेट करना, that is the big task. ठीक है? तो पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक हर एक चीज 100% क्लियर और नॉट? हाँ सर। Clear है Yes, सर. sir. Clear. ओके, ऑलराइट बेटा। तो फिर आज के क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम।